नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा आपकी इंग्लिश टीचर और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का 4th चैप्टर जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। जैसा कि स्टूडेंट आप सब जानते ही हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि आखिर आप इस पार्ट में क्या पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जानने वाले हैं इम्पैक्ट ऑन साइंस एंड सोसाइटी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने क्या प्रभाव डाला है विज्ञान पर और इस समाज के ऊपर। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि आइंस्टाइन जो थे उन्होंने किससे शादी कर ली थी? अपनी कजन से शादी कर ली थी और उनके जीवन का ये जो नया अध्याय था, इसकी शुरुआत किसके साथ में हुई थी? उनकी वृद्धि के साथ में ही हुई थी। वर्ल्ड में, विश्व में स्टूडेंट जो फेम, जो प्रसिद्धि उन्हें मिल रही थी, उसी के साथ में ही उनका जो व्यक्तिगत जीवन था उसका चैप्टर भी क्या हुआ था? शुरू हुआ था। यानी कि दोनों ही चीजें साथ में हुई थी। In 1915 he had published his journal theory of relativity। और स्टूडेंट्स 1915 में उन्होंने क्या किया था? उन्होंने प्रकाशित की थी, क्या प्रकाशित की थी? अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हार्ड वर्ड रिवाइज करते हैं। देखिए, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, कंसाइडेड यानी कि एक ही समय पे होना, राइज यानी कि वृद्धि, फेम यानी कि प्रसिद्धि, पब्लिश्ड यानी कि प्रकाशित। तो स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा है हमने पढ़ा है कि आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उनका व्यक्तिगत जीवन का जो पार्ट था और उनकी जो प्रसिद्धि की वृद्धि थी, वो दोनों क्या चीजें हैं? एक ही साथ में हुई थी, एक ही समय पर हुई थी। आगे देखिए, which provided a new interpretation of gravity। और स्टूडेंट, उनकी जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी उसने क्या किया था? प्रोवाइड यानी प्रदान करना, इंटरप्रिटेशन यानी कि व्याख्या, और ग्रेविटी यानी होता है गुरुत्वाकर्षण। तो देखिए, उनकी ये जो थ्योरी थी स्टूडेंट्स, उसने प्रदान की थी एक नई व्याख्या किसकी? गुरुत्वाकर्षण की, यानी कि ग्रेविटी की। यानी कि उन्होंने जो अपनी थ्योरी लिखी उससे एक नई ही परिभाषा मिल गई, किसको? ग्रेविटी को। एन एक्लिप्स of the sun in 1990 brought proof that it was accurate। और स्टूडेंट, एक जो ग्रहण लगा था कब? 1919 में, वो एक सबूत लेकर आया कि उन्होंने जो थ्योरी दी है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो एकदम ठीक है, एकदम एक्यूरेट है। आगे बात समझ में? आगे देखिए, हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। प्रोवाइडेड यानी प्रदान करना, इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण, एक्लिप्स यानी कि ग्रहण, प्रूफ यानी सबूत, एक्यूरेट यानी कि सही। आगे देखिए, आइंस्टाइन हैड करेक्टली। अब स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन जो थे उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रकार से क्या किया था? देखिए, calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field। चलिए, अब पहले हम क्या करेंगे? हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे, उसके बाद में इसकी हिंदी हम समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, कैलकुलेटेड यानी होता है गणना करना, एडवांस यानी होता है पहले, एक्सटेंट यानी होता है सीमा, डेफ्लिकेटेड यानी होता है विचलित होना, और ग्रेविटेशनल यानी होता है गुरुत्वाकर्षण। अब चलिए समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये जो हमारा पैसेज है हमसे। तो देखिए, आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने बहुत ठीक प्रकार से पहले ही गणना कर ली थी। किसकी गणना कर ली थी? देखिए कि स्थिर तारों से प्रकाश जो है वो किस सीमा तक, किस हद तक क्या होगा? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से क्या होगा? विचलित होगा। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने क्या पढ़ा? आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने पहले ही गणना कर ली थी कि स्थिर तारों से यानी कि फिक्स्ड स्टार से जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से, उसके क्षेत्र से किस प्रकार से क्या होगी? विचलित होगी। आगे देखिए,
The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. और स्टूडेंट ये जो उनका काम था, ये जो उन्होंने थ्योरी पब्लिश की थी, इसको जो अखबार थे उन्होंने क्या की, इसकी घोषणा की, क्या कहकर बोला इसको, क्या पुकारा इसे, उन्होंने पुकारा अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, यानी कि एक वैज्ञानिक क्रांति, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बड़ा जो चेंज है स्टूडेंट्स वो साइंस में ला दिया था। इतनी बड़ी जो उनकी थ्योरी थी वो उन्होंने सबके सामने रखी थी, इसीलिए उनके काम को क्या कहा गया, एक वैज्ञानिक क्रांति कहा गया। क्रांति से क्या आता है, क्रांति से भी चेंज आता है, बदलाव आता है, और इस थ्योरी से भी क्या आया था, बदलाव आया था। आगे देखिए, Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. Important कि आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने प्राप्त किया था नोबेल प्राइज फिजिक्स के लिए, भौतिक विज्ञान के लिए। कब प्राप्त किया था, 1921 में। He was showered with honors and invitations from all over the world. और स्टूडेंट्स, इतना बड़ा नोबेल प्राइज जीतने के बाद जो आइंस्टाइन थे उन पे बरसात हो गई, किसकी, सम्मान की। काफी लोग उन्हें क्या करने लगे, सम्मान करने लगे, उनको सम्मानित करने लगे, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी जो थ्योरी थी वो सबके सामने रखी थी। तो उन पे बरसाहट होने लगी, किसकी बरसात होने लगी, उन पर सम्मान की और आमंत्रणों की, कहां से, पूरी दुनिया भर से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और जो प्रेस थी स्टूडेंट उनके द्वारा भी उनको क्या किया गया, सम्मानित किया गया। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, शावर्ड यानी बरसना, ऑनर्स यानी सम्मान, इन्विटेशंस यानी आमंत्रण, लॉडेड यानी सम्मान या प्रशंसा। आगे देखिए, When the Nazis came to power in Germany in 1933, तो स्टूडेंट्स अब एक नई चीज होने वाली है कि जब नाजीज जो थे स्टूडेंट वो जर्मनी के अंदर सत्ता में आए, शक्ति में आए, कब, 1933 में। आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो फिर क्या हुआ कि फिर जो हमारे आइंस्टाइन थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उन्हें अपना स्वदेश छोड़कर, एमिग्रेट यानी क्या होता है, जब आप अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। तो आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स वो अपना स्वदेश छोड़कर कहां चले गए, यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, और 5 सालों बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। और देखिए अब क्या हुआ कि 5 सालों बाद, अब पहले हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे, उसके बाद में समझेंगे कि हमारा ये जो पैराग्राफ है ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, एमिग्रेटेड यानी स्वदेश त्यागना, डिस्कवरी यानी खोज, न्यूक्लियर यानी कि नाभिकीय, फिशन यानी कि विखंडन, फिजिसिस्ट यानी कि भौतिक शास्त्री, और इन एन अप्रोर यानी होता है कोलाहल या फिर काफी ज्यादा कंफ्यूजन जब हो जाता है, काफी ज्यादा क्या होता है, टेंशन बढ़ जाती है लोगों के अंदर। तो देखिए क्या हुआ कि 5 सालों बाद जो नाभिकीय विखंडन की खोज हुई बर्लिन के अंदर, इससे अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे वो, उनमें क्या हो गया, उनमें कोलाहल मच गया, क्योंकि बहुत ही अलग चीज थी। आपको पता है न्यूक्लियर बॉम्ब या पार कैसी होती है, जो कि काफी सारी जगह को डिस्ट्रॉय कर सकती है, उसका नष्ट कर सकती है, उसका अस्तित्व जो है वो पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। तो जब बर्लिन के अंदर ये खोज हुई तो जो अमेरिका के भौतिक शास्त्री थे उनमें काफी ज्यादा कोलाहल मच गया। आगे देखिए, many of them had fled from fascism just as Einstein had, और काफी सारे जो हमारे क्या थे, भौतिक शास्त्री थे, वो भाग गए कहां से, फासिज्म से दूर, जिस प्रकार से आइंस्टाइन भागे थे। And now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. और स्टूडेंट्स अब उन लोगों में क्या था, वे काफी ज्यादा भयभीत थे कि जो नाजीज है वो क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं किसका, एटॉमिक बॉम्ब का, यानी कि परमाणु बम का वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं और उसका यूज भी कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि एटॉमिक बम जो होता है, परमाणु बम जो होता है, आप लोगों को पता भी होगा कि वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है, नाश कर सकता है, काफी सारी चीजों को क्या कर सकता है, खराब
कह सकता है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। फ्लेड यानी भाग गए, अफ्रेड यानी भयभीत, एटॉमिक यानी कि परमाणु। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, अब आइंस्टाइन के साथ में कुछ लोग काम करते थे तो उनके कलीग थे, कलीग यानी कि सहकर्मी जो आपके साथ में काम करते हो। तो आइंस्टाइन के एक सहकर्मी थे, उनके आग्रह करने पर, अर्ज यानी कि आग्रह करने पर, आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और स्टूडेंट्स क्या हुआ, अपने एक सहकर्मी के आग्रह करने पर आइंस्टाइन ने एक पत्र लिखा। किसे लिखा? अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा। कब लिखा? ऑन 2 अगस्त 1939 को। उस पे उन्होंने क्या किया, उस पत्र में, उन लेटर में स्टूडेंट उन्होंने क्या लिखा? इन विच ही वार्न, जिसके अंदर उन्होंने आगाह किया, जिसके अंदर उन्होंने क्या की? चेतावनी दी। किसको दी? अमेरिकन राष्ट्रपति को, अमेरिकन प्रेसिडेंट को। क्या कहा देखिए, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, उन्होंने कहा कि एक इस प्रकार का बॉम्ब जो है, आगे भी उन्होंने वार्न किया, देखते हैं हम उन्होंने क्या लिखा, पर उससे पहले क्या करेंगे, हार्ड वर्ड्स को रिवाइज करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अर्जिंग यानी आग्रह, कलीग यानी सहकर्मी, वार्न यानी कि आगाह। देखिए, एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट, एक पोर्ट यानी कि एक बंदरगाह पर क्या हुआ? विस्फोट हुआ। which might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। यानी कि जो आइंस्टाइन थे स्टूडेंट्स, उन्होंने अमेरिकन राष्ट्रपति जो थे उनसे कहा, और क्या कहा उस पत्र में, क्या लिखा कि एक इस प्रकार का जो बॉम्ब है, अगर मान लीजिए किसी बंदरगाह पर एक्सप्लोड होता है, विस्फोट होता है, तो क्या होगा? उस पूरे पोर्ट के साथ साथ, उस पूरे बंदरगाह के साथ साथ, बंदरगाह को तो नष्ट करेगा ही, पर आसपास के जो क्षेत्र हैं उनको भी क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। यानी कि ये जो बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब है, ये इतना ज्यादा पावरफुल है, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि अगर इसे एक बंदरगाह पर भी फेंका गया तो क्या होगा? बंदरगाह के साथ साथ स्टूडेंट उसके आसपास के जो क्षेत्र होंगे, इलाके होंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? बिल्कुल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। His words did not fail to have an effect। और स्टूडेंट, आइंस्टाइन के ये जो शब्द थे वो बिल्कुल भी विफल नहीं हुए अपना प्रभाव दिखाने के लिए। यानी कि आइंस्टाइन ने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। एक्सप्लोडेड यानी कि विस्फोट, पोर्ट यानी बंदरगाह, डिस्ट्रॉय यानी कि नष्ट, सराउंडिंग यानी आसपास के, टेरिटरी यानी कि क्षेत्र या इलाका, फेल यानी विफल, अफेक्ट यानी कि प्रभाव। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own। अब स्टूडेंट क्या हुआ, क्योंकि आइंस्टाइन ने क्या किया था? अमेरिकन प्रेसिडेंट को चेतावनी दी थी, आगाह किया था, तो अमेरिकन जो थे, यानी कि अमेरिका के जो लोग थे, वहां के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने विकसित कर लिया क्या? एटॉमिक बॉम्ब जो था उसको विकसित कर लिया एक गुप्त परियोजना में खुद की। यानी कि उनकी खुद की जो एक गुप्त परियोजना थी उसके अंदर उन्होंने उसे क्या कर लिया? डेवलप कर लिया, यानी कि उसे बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और ये जो केस है स्टूडेंट्स, आप सभी ने सुना होगा, बहुत ही दर्दनाक केस है कि अमेरिका ने क्या किया? जो एटॉमिक बॉम्ब था उसको विकसित भी किया और उसको गिराया भी। कहां पर गिराया? जापान की 2 सिटीज थी, 2 शहर थे, हिरोशिमा और नागासाकी, उन पर इस बॉम्ब को गिरा दिया। कब गिराया? अगस्त 1945 में। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। डेवलप्ड यानी विकसित, प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना। आगे देखिए, आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब स्टूडेंट्स, हमें पता ही है एटॉमिक बॉम्ब जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, नाश करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं चीजों को, यानी कि नष्ट कर देते हैं। तो बिल्कुल ठीक ऐसा ही हुआ जब अमेरिका ने जापानीज सिटीज पर जो एटॉमिक बॉम्ब था वो डाला। तो देखिए उससे क्या हुआ? आइंस्टाइन जो थे वो काफी गहरे तरीके से इस सदमे से, यानी कि ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये जो
विनाश हुआ था, इससे पूरी तरीके से क्या हो गए, हिल गए। यानी कि उन्हें काफी ज्यादा धक्का लगा ये सुन के कि अमेरिका ने क्या किया है, 2 सिटीज पर इस प्रकार का बॉम्ब डाला है जिससे इतना बड़ा क्या हुआ है, विनाश हुआ है। तो वे काफी ज्यादा, उनको गहरा सदमा लगा, वो गहरी तरीके से हिल गए इस विनाश की सीमा को देखकर कि कितना तगड़ा जो है विनाश इस बॉम्ब ने किया है। This time he wrote a public missive to the United Nations। और इस बार स्टूडेंट्स उन्होंने क्या किया, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में क्या लिखा, एक सामाजिक सार्वजनिक औपचारिक पत्र लिखा, यानी कि जो सभी पढ़ पाए। इस प्रकार से यूनाइटेड नेशंस में क्या लिखा, एक मिसिव लिखा, औपचारिक पत्र लिखा। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डीपली यानी कि गहरा, शेकन यानी हिलना, एक्सटेंट यानी सीमा, डिस्ट्रक्शन यानी कि विनाश, पब्लिक यानी सार्वजनिक, मिसिव यानी औपचारिक पत्र या राजनीतिक संदेश। और देखिए उन्होंने क्या कहा, इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और जिसके अंदर स्टूडेंट उन्होंने प्रस्ताव रखा, किसका प्रस्ताव रखा, एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का, कि क्या होना चाहिए, एक विश्व की सरकार होनी चाहिए। यानी कि जैसा अभी होता है कि हर देश के पास अपनी अपनी सरकार होती है, ऐसा ना होकर क्या हो, एक विश्व की सरकार हो जो कि पूरे विश्व का ध्यान रखे। और अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, कोई भी किसी भी दूसरे देश पर क्या नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। क्योंकि आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट, इस इंसिडेंट से काफी ज्यादा हिल चुके थे, उन्हें काफी ज्यादा सदमा लगा था। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। और जिस प्रकार से रूजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा था उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ऐसा जो है यहां पर नहीं हुआ। हार्डवर्ड रिवाइज करेंगे। प्रपोज्ड यानी प्रस्तावित, फॉर्मेशन यानी गठन, इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव। आगे देखिए, डिकेड यानी कि दशक, पढ़िए। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले दशक तक, और दशक क्या होता है, डिकेड यानी क्या होता है स्टूडेंट, 10 ईयर्स का पीरियड, ठीक है। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। लेकिन स्टूडेंट आने वाले दशकों में क्या हुआ कि आइंस्टाइन जो थे वो राजनीति में और ज्यादा शामिल हो गए, एजिटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। हार्डवर्ड रिवाइज करते हैं, उसके बाद इसका जो पैसेज का मतलब है स्टूडेंट वो समझेंगे। एजिटिंग यानी होता है आंदोलन करना, आर्म्स यानी होता है हथियार, पॉपुलैरिटी यानी होता है प्रसिद्धि, कैंपेन यानी अभियान, और डेमोक्रेसी यानी होता है लोकतंत्र, जो कि हमारे प्यारे भारत के अंदर है। तो देखिए हुआ क्या, जब ये चीज हुई, अमेरिका ने क्या किया, जापानीज सिटीज पर बॉम्ब गिराए। तो अब आइंस्टाइन को लगा कि उन्हें देश के लिए, उन्हें वर्ल्ड के लिए कुछ करना चाहिए, और वो कब हो सकता है, जब वो पॉलिटिक्स में आएंगे। तो वो और ज्यादा इन्वॉल्व हो गए, और ज्यादा शामिल हो गए राजनीति के अंदर, और उन्होंने एक आंदोलन सा शुरू कर दिया। किसके लिए, कि हथियारों का ये जो बनना है, यानी कि हथियार बनाना है, और इसका जो यूज है, यानी कि इसका जो यूजेस है, लोग क्या करते हैं, हथियार बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, इन दोनों पर ही क्या लगा दी जाए, रोक लगा दी जाए। और ये इसका जो अभियान था, जो ये चीज मैसेज सबके पास में पहुंचाना चाहते थे, तो उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का इस्तेमाल किया, स्टूडेंट कैंपेन किया, अभियान चलाया, किसके लिए, पीस के लिए, शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए। यानी कि आइंस्टाइन जो थे स्टूडेंट्स, उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसके अंदर वो लोगों से कह रहे थे कि क्या नहीं करना है, आर्म्स को बिल्डअप नहीं करना है, यानी कि हथियार नहीं बनाने हैं, उनका इस्तेमाल नहीं करना है, और हमें किसकी तरफ जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए पीस यानी कि शांति और डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ। आगे देखिए स्टूडेंट्स, When Einstein died in 1955 at the age of 76, स्टूडेंट जब आइंस्टाइन जो थे उनकी मृत्यु हो गई 1955 में, जब वो कितने साल के थे, उनकी उम्र कितनी थी, 76. He was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. अब स्टूडेंट देखिए, जब 1955 में उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, तो भी स्टूडेंट्स जो आइंस्टाइन थे उनको
एक भौतिक प्रतिभा के साथ साथ उन्हें मनाया जाता है या उन्हें जाना जाता है, किस और रूप में जाना जाता है? उन्हें एक दूरदर्शी और एक संसार के नागरिक के रूप में जाना जाता है। स्टूडेंट, जब आप आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो आपको बिल्कुल शायद पता ना हो कि आइंस्टाइन कौन से देश में थे, वो कहां पर पले बड़े हुए, लेकिन आइंस्टाइन जो थे उन्होंने पूरी संसार के लिए अपना काम किया है। उनकी जो थ्योरी है वो संसार में हर जगह काम आती है, इसीलिए उन्हें लोग कैसा मानते हैं? एक संसार का नागरिक मानते हैं। किसी एक देश के नागरिक ना रहकर वो क्या हो गए हैं? पूरे संसार के नागरिक हो गए हैं, और लोग उन्हें जानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं या उन्हें मानते हैं, उन्हें जानते हैं किस रूप में? एक दूरदर्शी के रूप में और एक संसार के नागरिक के रूप में। साथ ही साथ भौतिक प्रतिभा के साथ साथ किस और दो रूपों में जाना जाता है उन्हें? विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन के रूप में। हार्ड वर्ड रिवाइज करते हैं। सेलिब्रेटेड यानी जाना जाता है या मानना, विजनरी यानी दूरदर्शी, सिटीजन यानी नागरिक, साइंटिफिक जीनियस यानी कि भौतिक प्रतिभा। स्टूडेंट्स, इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया है। आप जानते हैं कि आखिर हमने इस पार्ट से क्या सीखा है, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो स्टूडेंट, हमने 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें जो है आइंस्टाइन के बारे में जानी है। क्या है? एडवोकेसी फॉर पीस कि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने शांति के लिए प्रस्ताव रखा था। दूसरा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें क्या मिली है? स्टूडेंट, पहचान मिली है। और वो क्यों मिली है आपको पता है? पॉलिटिकल एक्टिविज्म। और स्टूडेंट, आइंस्टाइन ने क्या किया था? वो राजनीति के अंदर क्या हो गए थे? उन्होंने काफी ज्यादा भाग लेना शुरू कर दिया था, जिससे वो क्या करना चाहते थे? वर्ल्ड के अंदर पीस और डेमोक्रेसी को क्या करना चाहते थे? आगे लाना चाहते थे। अब स्टूडेंट करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाट डज दिस लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड स्पीक अबाउट? ये जो स्टूडेंट आपका सुंदर सा पाठ है, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये किसके बारे में बात करता है? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, ब्यूटी ऑफ द माइंड, माइंड की सुंदरता के बारे में। बी, ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व दुनिया की सुंदरता के बारे में। सी, द लाइफ ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के जीवन के बारे में। डी, नन, इनमें से कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है हमारा अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये किसके ऊपर डेडिकेटेड है? ये है आइंस्टाइन के जीवन के ऊपर। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डिस्ट्रक्शन शुक आइंस्टाइन? आइंस्टाइन को स्टूडेंट किस विनाश ने पूरी तरीके से हिला दिया था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्वेंशंस। बी, डिस्ट्रक्शन बाय ऑथोरिटियंस। सी, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय द एटम बॉम्ब्स एट हिरोशिमा एंड नागासाकी। डी, नन। तो स्टूडेंट्स याद कीजिए, हमने पढ़ा है कि अमेरिका ने जो जापानीज सिटीज पर, जिनका नाम क्या था? हिरोशिमा एंड नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए थे, उससे जो विनाश हुआ था, उस विनाश ने आइंस्टाइन को पूरी तरीके से हिला दिया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच सब्जेक्ट डिड आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज? स्टूडेंट्स, आइंस्टाइन को किस विषय में नोबेल प्राइज मिला था? आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए, फिजिक्स। बी, मैथमेटिक्स। सी, केमिस्ट्री। डी, बायोलॉजी। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि आइंस्टाइन को फिजिक्स में यानी कि भौतिक विज्ञान के अंदर क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। इसी विषय के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।